Recapping previous class, थोड़ा मैं बता दूं, we have seen work done by a constant force का सारा फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं. It was W, it was equal to F dot S, it was otherwise Fs cos theta, or it was equal to force into displacement of point of application in direction of force, जिसमें S क्या था? Here S is displacement of point of application of force. ये हम लोग देख चुके हैं. खाली याद है कि नहीं जानने के लिए दो क्वेश्चन करेंगे. छोटे छोटे क्वेश्चन में ही करूंगा, मैं ही आंसर बताऊंगा. ए फोर्स F is equal to 4I cap Newton displaces a body from 2,3 to 9,4. Find work done. सॉल्यूशन काफी आसान था. सॉल्यूशन बनाना बहुत ही आसान था. क्या था कि पहले हम डिस्प्लेसमेंट पता करते थे. 2,3 से 9,4 तक का हम लोग कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा नहीं फैलाऊंगा मैं. आप लोगों को मालूम है इट विल बी 9 minus 2I cap 4 minus 3J cap, that is 7I cap plus 1J cap. तो वर्डन होता था F डॉट S, तो हम कहेंगे F हो गया 4I cap डॉट 7I cap प्लस J cap डॉट प्लॉट करो तो होगा 4 into 7, that is 28 joules. कितना सिंपल है, सबको आता है, कोई नया चीज नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि अगर हम कहेंगे कि कोई एक ब्लॉक को दो फोर्स खींच रहे हैं, दो फोर्स लगे हैं इसके ऊपर. हम कहेंगे ये F1 है जो कि 20 न्यूटन का है, और ये F2 है जो कि 10 न्यूटन का है, और मान लो कि ये एंगल 60 डिग्री है. तो हम कहेंगे कि what is work done by each force by displacing the body over 4 मीटर. सॉल्यूशन कितना सिंपल था कि वर्क डन बाई F1 होता है 20 into 4 into cos 0, that is coming out to be 80 joules. वर्क डन बाई F2 होता था 10 into 4 into cos 60, that is 20 joules. So total work done is 80 joules plus 20 joules is equal to coming out to be 100 joules. Total work done is 100 joules. फिर हम लोग देखे थे S is displacement of point of application of force. ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए ऐसे करते हैं कि यहाँ पर कोई एक रिंग है. Here is a ring, a horizontal ring,
ऐसा है, और ये रिंग में यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, ड्रॉ करने में मुश्किल होगा। ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। अगर हम ब्लॉक को ऐसा एक थ्रेड लगाए हैं, वी कनेक्टेड थ्रेड लाइक दिस, एंड द थ्रेड comes out of a hole from the ring at this point। अगर हम कहेंगे यहाँ पर ये रिंग का रेडियस r है और रेडियस इसका 3 मीटर है, और कोई फोर्स F जो कि 10 न्यूटन का है, ठीक है। If a force F is equal to 10 Newton pulls the entire thread out of the horizontal ring, then work done by the force, अब हो सकता है कि कोई सोचेंगे जब ये थ्रेड को हम खींचेंगे ये ब्लॉक घूम घूम के फिर से वहीं पे आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विल बी जीरो। पूछा है वार्डन कितना होगा, लेकिन हमें मालूम है, हमें वार्डन बाय फोर्स पूछा गया है। हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट में फोर्स आ रहा है तो ये पॉइंट में कितना दूर, उस पॉइंट में उसको कितना दूर हम खींच सकते हैं, हाउ फार वी कैन पुल दिस। हेलो, तो ये है कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना दूर खींचा जा रहा है। ऑब्वियसली अगर ये 3 मीटर है, ये पूरा लेंथ होगा 2 पाई r, तो हम कहेंगे वार्डन इज इक्वल टू ए दैट इज 10 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कितना खींचे? 2 पाई 3, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 60 पाई जूल्स। तो जो वार्डन हुआ दैट इज इक्वल टू 60 पाई जूल्स। ये सबको याद रहा, कोई नयापन उसमें है नहीं, आप लोगों को सब कुछ मालूम है, और आपको मालूम है बोल के मुझे मालूम है। वार्डन बाय ए वेरिएबल फोर्स was given by W is equal to summation of Fi dsi, ठीक है। Fi डॉट dsi क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ point of application of force along the path। ये हो गया वार्डन, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अगर हम कहेंगे कि here is a circular horizontal circle, here is a horizontal circle, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है सर्किल के ऊपर, ब्लॉक का मास m है, दी ब्लॉक वाज, थोड़ा ऐसा कर देते हैं और आसान कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक ऐसा है हॉरिजॉन्टल सर्किल, और ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से कोई थ्रेड जा रहा है, और ऐसे आप ये थ्रेड को इधर से खींचोगे,
खींचोगे तो थोड़ी देर में फंसेगा, और ऐसे खींचोगे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस है r। कंसीडर the horizontal circular track the block of mass m, ठीक है, block of mass m was pulled along the track if coefficient of friction is mu, find work done against friction when block moves from A to B। ये ब्लॉक A to B जाएगा, ट्रैक हॉरिजॉन्टल है, कोई हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, ब्लॉक जैसे जैसे चलेगा तो उसके ऊपर रास्ते में हर जगह फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, कितना, म्यू एम जी। तो म्यू एम जी क्या है कि कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स है। आप बोलोगे हाँ सर कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स है, अरे नहीं कांस्टेंट नहीं है सर, म्यू एम जी तो है, हर जगह म्यू एम जी था। अरे फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट कहेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जब ब्लॉक इधर से जा रहा था फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ था, ब्लॉक इधर जा रहा था फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे था, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वाज कंटीन्यूअसली चेंजिंग लाइक दिस, सो इट इज ए वेरिएबल फोर्स। हाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन, हम करेंगे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे और देखेंगे कितना वर्क हुआ। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो देखेंगे, कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो रास्ता भर फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा था, है ना, तो वर्क डन क्या होगा, म्यू एम जी डॉट डी एस, और दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा वर्क डन, चलिए निकालते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, अगर हम निकालेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कहेंगे ओवर एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, the frictional force displacement ds over any small displacement ds, the frictional force was mu mg and opposite to ds, तो हम क्या कहेंगे, छोटा सा वर्क डन हो जाएगा a डॉट ds that is mu mg ds cos 180 that is minus mu mg ds, क्योंकि cos 180 होता है -1। सो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी। पहला ds में क्या वर्क हुआ, ds2 में क्या हुआ, ds3 में क्या हुआ, सबको जोड़ो। ये सारे छोटे छोटे लेंथ को अगर जोड़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा, टोटल लेंथ इज पाई आर, तो मिल जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू पाई आर। दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। लेकिन पूछा है क्या, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर माइनस ऑफ दिस हुआ तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी पाई म्यू एम जी आर। ये हो गया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इतना सारा थ्योरी हम लोग पहले पढ़े थे, है ना। आज इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
The second method to find work done by a variable force. ठीक है, when force versus displacement diagram is given, force versus डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इज गिवन। मान लो कि कोई बॉडी के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉल है और यहाँ पर दूसरा एक पॉजिटिवली चार्ज बॉल है। अब ये इसको रिपेल करेगा, कोई फोर्स लगाएगा, ठीक है। जैसे ये फोर्स लगाएगा ये दूर जाने लगेगा, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये दूर जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगेगा, फोर्स भी घटने लगेगा। दैट मींस इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो वेरिएबल है और वो डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है। हो सकता है कि डायग्राम जैसे ये दूर दूर जाएगा फोर्स घटेगा तो डायग्राम इस केस में कुछ ऐसे होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्यों आ रहा है फोर्स। मान लो कोई खींचने लगा है, पहले धीरे धीरे खींचा, बाद में जोर से खींचा, तो डायग्राम कुछ ऐसे हो सकता है। तो जब भी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दिया गया है, मान लो कुछ ऐसा डायग्राम है, द फोर्स इज चेंजिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि ये पॉइंट मान लो x1 है, यहाँ का फोर्स F1 था, ये पॉइंट मान लो x2 है, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट F2 था, और ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। देन work done by force in displacing the body, in displacing the body from x is equal to x1, x is equal to x2, यहां से यहां, is given by W is equal to area under the diagram, area under the diagram कैसे निकालते हैं? It is the area under the diagram. This area, excuse me, this area will give you the work done. आप पूछोगे भाई, देखो भाई, अगर मैं कोई एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखता हूं dx, इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है कि फोर्स का बदलाव को हम इग्नोर कर सकते हैं। What does this thin area represent? This thin area will represent f into dx, छोटा वर्ग। तो ये पूरा एरिया को हम ऐसे सारे छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया करके जोड़ सकते हैं। So the total area under the diagram is representing the work done. याद रखना, जब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दिया गया है, you have to find the work done by the area under the diagram. अगर ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव एरिया का मतलब हुआ work done by the force, और अगर नेगेटिव एरिया हुआ it is work done against it। ये आपको याद रखना है, सिंपल सा चीज है, कोई नई चीज तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपको समझना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि the force acting on a body changes like this। मान लो कि ये फोर्स है और ये हाइट दिया है 10, ये दिया है 10 न्यूटन, और ये दिया है 4 मीटर, ये 9 मीटर, और ये दिया है -2 न्यूटन, और इधर दिया है x इन मीटर, फोर्स इन न्यूटन, x इन मीटर। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसा कुछ दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड वर्क बाय फोर्स इन displacing the body over
9 मीटर्स। अच्छा, कैसा दिया है? वार्डन बाय द फोर्स पूछा है इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी ओवर 9 मीटर्स। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकाला जाए? हमें मालूम है कि एरिया एरिया डायग्राम, यहाँ पर ये एरिया दिख रहा है, तो हम कहेंगे सो सिंपल, द वार्डन इज इक्वल टू, ये एरिया कितना है? हाफ 4 इंटू 10, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया है, और ये पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है, तो नेगेटिव एरिया को क्या लिखेंगे? माइनस। ये हाइट कितना है? 2, ये विड्थ कितना है? 5, 2 इंटू 5, so it is coming out to be 20 minus 10 is 10 joules. Ultimately you are getting a positive answer, means work is done by the force. अगर किसी भी कारण से ये नेगेटिव हो जाता, कहते वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये फिगर में समझ में आ गया। ग्राफ पेपर में समझने के लिए थोड़ा आपको और एक तरीका देखना पड़ेगा, ठीक है, और एक तरीका देखना पड़ेगा। कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग कुछ ऐसा कर देते हैं। कैसा कर देते हैं देखेंगे। इन फिगर shown 1 unit along vertical axis is 4 Newton and 1 unit along horizontal axis is 3 meter. Find the force versus displacement diagram. Of a body is shown in figure, is shown. Find work done by the force, ठीक है, over complete displacement। तो डायग्राम दिया गया है, अब डीएनए हम दे देंगे, आप लोग इसका फोटो चाहे तो ले सकते हो। मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा बताने के लिए कि इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। ये पार्ट सबका हो गया होगा, आप इसका फोटो ले लीजिए। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं वार्डन। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसका फिगर नहीं दिया है। इन द फिगर शोन, आप बोलोगे वेयर इट इज शोन, हियर इट इज शोन। देखो दिया है ऐसे, दिया है कि ऐसे दिया है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज चेंजिंग। तो ऐसे करके दिया गया है, पूछा है वार्डन बताओ, वार्डन बताओ। तो ऐसा केसेस में चलो हम कहेंगे कि यहां पर 1 स्क्वायर यूनिट सॉल्यूशन, 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ फोर्स। यहां पर एक स्क्वायर यूनिट जो भी लेंगे, मान लो इसका एक, इसका एक, 1 स्क्वायर यूनिट लेंगे तो कितना आएगा भाई? इसका 1, इसका 1, तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स इंटू 1 यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 1 यूनिट ऑफ फोर्स कितना है? 4 न्यूटन। 1 यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर। क्या देगा? 12 जूल्स। याद रहा, समझ में आ गया कि यहाँ पर ये फिगर में 1 यूनिट को समझाया था, उसमें से हम 1 स्क्वायर यूनिट का मतलब निकाल दिए। कोई भी 1 स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें f एक्सिस में 1, x एक्सिस में 1, ऐसे करके निकालना पड़ेगा।
ये 1 है, ये 1 स्क्वायर यूनिट हुआ। अच्छा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर डायग्राम, एरिया अंडर डायग्राम। तो देखिए तो क्या हो रहा है, ये दिख रहा है 1 2 3 यूनिट्स, ये दिख रहा है 1 2 3 4 यूनिट्स। ये ट्रायंगल है, सो इट इज हाफ 3 into 4 प्लस ये है 1 2 3 4 और ये है 1 2 3 4, दैट इज 4 into 4 this much square units. So it is coming out to be 6 plus 16 22 square units. But 1 square unit तो 12 जूल का है, so it is 22 into 12 is equal to कितना हो गया 284 जूल्स। ऐसे करके निकालना पड़ता है, ठीक है, ऐसे करके निकालना पड़ता है कितना वर्क डन हुआ, 284 जूल्स हुआ। जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ग्राफिकल अप्रोच है, तो मैं बता दिया आपको, ठीक है। ऐसे करके कभी कभार ये क्वेश्चंस, मैं आपकी एटीएससी वगैरह की बात कर रहा हूँ, कभी कभार ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे रंग रूप में आता है। कैसे, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। लेट मी डू इट। ये हो गया, इसको मिटाते हैं। ये दिया रहता है, फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, यहाँ पर ऐसे ग्राफ पेपर पे फिगर दिया रहेगा, फिगर विल बी गिवन इन ग्राफ पेपर। ये ऐसा करके रहेगा, मैं ग्राफ पेपर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर इधर ऐसे रहता है कि मान लो ये ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर है, इधर दिया गया है फोर्स इन न्यूटन, इधर दिया गया है एक्स इन मीटर, ठीक है, इन मीटर। और क्या दिया है, ग्राफ दिया है। कैसा ग्राफ दिया है, दिया है द वर्क डन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज चेंजिंग लाइक दिस। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज चेंजिंग लाइक दिस, ऐसा दे देगा। इन फिगर शोन, ये 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन ऐसे करके दिया है। अच्छा, न्यूटन तो दिया है, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय एफ ओवर द डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसे बदल रहा। तो ये हो गया क्वेश्चन। सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, हियर ईच स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू क्या है, ये है मीटर, ये है न्यूटन, इज 1 जूल्स, है ना, क्योंकि ये हाइट होता है न्यूटन में दिया है और ये मीटर में दिया है। इन न्यूटन मतलब ये 1 2 3 4 करके दिया है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिया है 1 जूल्स। हमें देखना है कि व्हाट इज द एरिया अंडर द डायग्राम। कैसे देखते हैं, देखो अगर कोई एक बॉक्स को ग्राफ ऐसे कट कर रहा है, मतलब ये है एरिया जो, या फिर ऐसे कट कर रहा है या फिर ऐसे कट कर रहा है। ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का रूल है कि हम लोग अप्रोक्सीमेट ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया तो आधा लेंगे, हाफ जूल, मतलब ये जो ग्राफ है इसके नीचे कितना एरिया है, ये पूरा हाफ जूल। उसके नीचे रहने से लेस देन 0.5 को नेग्लेक्ट कर देंगे, मोर देन 0.5 को 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर से अगर डायगोनली जा रहा है तो लेंगे हाफ जूल, ठीक है। हाफ से ज्यादा हुआ तो 1 ले लेंगे, हाफ से कम होगा इग्नोर कर देंगे। तो सोचिए हाउ मेनी स्क्वायर यूनिट्स आर देयर अंडर द डायग्राम। सॉल्यूशन बनाएंगे
तो ये एक स्क्वायर यूनिट बनेगा। देखो ये ग्राफ के अंदर आधा से ज्यादा है, यहाँ पर ये आधा से कम है, इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको लेंगे हाफ जूल, इसको ले लेंगे ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 0.5। सो आंसर क्या हो गया? 8.5 जूल्स। आंसर क्या हो गया? 8.5 जूल्स। ऐसे गिनती करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो छोटे बच्चे सोच के तुम लोग ऐसे उल्टा पुल्टा पूछते हैं तुम लोग, लेकिन फटाफट आंसर बता देना। आंसर क्या हो गया? 8.5 जूल्स। खैर, ये सारे के पीछे जो बेसिक कंसेप्ट ये था कि इन फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम the water is area under the diagram. Positive area says work done by the force, negative area says work done against the force. ठीक है, ठीक। अभी थोड़ा सा उसका और इंप्रूव्ड वर्जन को देखते हैं। ये हो गया टाइप 3, ठीक है ना। थर्ड मेथड, if force linearly varies with displacement, if force linearly varies with displacement मतलब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ये स्ट्रेट लाइन, वैसा केस में कैसे करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जिस्टिंग बुक में नहीं दिया है, इवन जे लेवल तक का। ये मेरा बड़ा पावरफुल टूल है, उससे काफी चीज फटाफट निकल जाते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना है। सपोज हम कहेंगे कि जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है, कैसे? लीनियरली वेरी कर रहा है, हो सकता है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, कुछ भी हो रहा है। सपोज हम कहेंगे फोर्स इज वेरिंग लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता था, लीनियरली वेरी करना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा वेरिएशन कब आता है? व्हेन f is of the form of ax plus b, y is equal to mx plus c फॉर्म में आता है। जिनको थोड़ा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता होगा उनको मालूम होगा कि ऐसे रहने से ये स्ट्रेट लाइन में होता है ग्राफ। अच्छा, हमें पता ये करना था कि कोई बॉडी को डिस्प्लेसमेंट x is equal to x1 से x is equal to x2 तक लेने में कितना वर्क होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो हम पहले जितना आइडिया है उससे कहेंगे हाँ ये एरिया होगा वर्क, लेकिन चलो तो देखते हैं क्या हो रहा है। ओवर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x is equal to x1 to x is equal to x2, work done is equal to area under, that is equal to क्या कहेंगे? It is equal to, ये एरिया कैसे निकलेगा भाई? ट्रापेजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स f1 प्लस f2 by 2 है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन देखो तो इनिशियली फोर्स F1 था, फाइनली फोर्स F2 था। F1 प्लस F2 by 2 क्या देता है? ये देता है मीन फोर्स। x1 से x2 तक लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x2 माइनस x1 है ना, सो मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी कोई फोर्स लिनियरली वेरी करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, वर्क निकालने के लिए हम निकालते हैं मीन फोर्स एंड मल्टीप्लाई दैट विथ डिस्प्लेसमेंट। मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू दी वर्क डन। समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन करेंगे, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो, वार्क निकालने के कितने सारे तरीके हम लोग कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ वार्क ही कर रहे हैं, है ना। कितने मजेदार है, बुक में सब चीजें कुछ नहीं मिलेगा आपको, नथिंग। क्रिकेट सिंपल है, फॉर्मूला F.S और F.S cos थीटा, दैट्स ऑल। अच्छा, ए फोर्स
F is equal to 5x plus 2 Newton displaces a body from x is equal to 1 meter to x is equal to 4 meter. Find work done by the force. Find work done by the force. हाँ ऐसा दे दिया। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि फोर्स तो लिनियरली वेरी कर रहा है। जैसे दिखे इसको दिल गार्डन हो गया। क्या आया दिमाग में? Here if varies linearly with x, हाँ ठीक है। तो let us find f1. For that f 8 x is equal to 1. x is equal to 1 डालो तो it is 5 into 1 plus 2 is nothing but 7 Newton. F2 it is f at x is equal to 4. कितना हुआ? x के जगह 4 डालो तो 5 into 4 plus 2 कितना हो गया? 22 न्यूटन। अच्छा, तो फिर क्या हो गया? मीन फोर्स हो गया 7, that is F1 plus F2 by 2, that is coming out to be 29 by 2। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x is equal to 1 से x is equal to 4 तक, तो 4 minus 1 3 मीटर। तो वर्डन कितना हो गया? This 29 by 2, that is mean force into displacement, that is 29 by 2 into 3। कितना हो गया रे? It is coming out to be 43.5, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं, it is coming out to be 87 by 2, yes 43.5 joules। अब ये क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है। कहां से मिला? बैकग्राउंड में ये है। तो जब भी कोई फोर्स लिनियरली वेरी करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, आपको क्या करना है? आपको निकालना है इनिशियल फोर्स, आपको निकालना है फाइनल फोर्स, आपको निकालना है मीन फोर्स, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन। बड़ी पावरफुल टूल है ये, बड़ी पावरफुल टूल है। ठीक है, आप लोग इसका फोटो ले सकते हो, फिर इसके दूसरे एप्लीकेशन दिखाएंगे। A block was displaced along x-axis from x is equal to 2 meter to x is equal to 3 meter by a force which is given by F is equal to 4x minus 2 Newton। Find work done by force। सबसे पहला आंसर के लिए मैं वेट कर रहा हूं। सॉल्यूशन तो काफी सिंपल है। क्या कहेंगे? इनिशियल फोर्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2 है ना, 4x माइनस 2 क्या डालेंगे? x इज इक्वल टू 2, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 8 माइनस 2 6 न्यूटन। फाइनल फोर्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, इट इज कमिंग 12 माइनस 2 10 न्यूटन। मीन फोर्स बड़ा मीन आदमी है ये, मीन फोर्स निकल रहा है 10 प्लस 6 बाई 2 8 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 से 3 गया
1 मीटर, तो वर्क डन इज 8 into 1 equal to 8 जूल्स। कितना सिंपल है। ठीक है, अब यही सोच रहे हो कि बस इतना सिंपल है। नहीं नहीं नहीं, ये मेथड का बहुत ही ह्यूज यूटिलिटी है। आप पागल हो जाओगे उसका यूटिलिटी देख के। जैसे मैं कोई एक दूसरा क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, आप देखोगे ये क्वेश्चन को सारा बुक ने कितना लंबे लंबे मेथड में किए हैं, जबकि हम कितने आसानी से कर लेंगे इसको। चलिए देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि टेबल रखा है, ठीक है, टेबल के ऊपर एक चेन रखा है, ठीक है, और ये टेबल का चेन का कुछ हिस्सा झूल रहा है। कितना हिस्सा? L/3। टेबल के ऊपर कितना होगा? 12/3। मास इसका m है। If the chain slips out of the table from the position shown, find work done by gravity। ओहो, कितना खूंखार क्वेश्चन है। ये चेन इस पोजीशन से फिसलेगा, कितना हिस्सा झूल रहा था? L/3, ठीक है। अब जब ये फिसलेगा तो जब ये इस पोजीशन तक आएगा फिसल के, तब तक ग्रेविटी से कुछ वर्क हुआ है। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी by the time it leaves the table। जब तक ये टेबल को छोड़ेगा ग्रेविटी से कितना वर्क हुआ। हाउ मच इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? ओहो, चलो देखते हैं। ग्रेविटी का कौन सा फोर्स के लिए ये नीचे आ रहा है? ग्रेविटी इसको खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, लेकिन इसको खींचने से चेन थोड़ी फिसलेगा। फिसलने वाली काम तो ये वाला फोर्स करवा रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी डूइंग वर्क is equal to weight of hanging part। ठीक है, जो वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट है वही तो खींच रहा है, वर्क हो रहा है, इसको खींच रहा है तो ये नीचे जा रहा है। बट वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज नॉट कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। तो क्या करेंगे? The weight of hanging part is equal to, जब ये कुछ x लेंथ झूल चुका है, x आ चुका है, when it has undergone a displacement x, the weight of the hanging part is, or when hanging length is x, the weight of the hanging part इज इक्वल टू कितना होगा भाई? ये पूरा लेंथ L है, L लेंथ का मास M है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? M/L। जब ये x लेंथ झूल रहा था तो उसका मास कितना हो जाएगा? इनटू दिस वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा? इनटू g। वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज g। मैं देखना ये चाहता हूं कि द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। ओहो, दैट मींस जैसे जैसे ये फिसलने लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने लगेगा, और कैसे? लीनियरली बढ़ने लगेगा। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा फोर्स। तो ये पूरा पार्ट जो है
समझने समझाने के लिए था, काम तो आगे। अगर ये पांच आपको ऐसे ही ओरली समझ में आ गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखें कि जैसे जैसे ये फिसलने लगा, लेंथ बढ़ने लगा, खींचने वाला फोर्स बढ़ने लगा, और दैट फोर्स विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन दिस लेंथ, सो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ लिनियरली रिलेटेड है। तो हम कहेंगे इनिशियल फोर्स। इनिशियल फोर्स मतलब इस पोजीशन से फिसला है। इनिशियली ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था, ये 1/3 लेंथ था, तो mg/3 1/3 था, वेट कितना होगा mg/3। फाइनल फोर्स, फाइनल फोर्स पूरा फिसल चुका है, पूरा का पूरा मास खींचने लगा है, कितना mg। मीन फोर्स कैसे निकालेंगे, mg/3 प्लस mg/2, कितना हो गया ये 4mg/2 mg/3 2mg/3। डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये यहां से यहां तक L/3 झूल रहा था, और ये पूरा लेंथ L है ना, तो ये कितना हो गया 12/3। तो हम कहेंगे इट इज L माइनस L/3, दैट इज 2L/3। तो क्या हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ, हम कहेंगे इट इज इक्वल टू मीन फोर्स into displacement, that is 2mg/3 into 2L/3 is equal to 4mgL/9 joules। तो ये है उसका मस्ती वाला चीज, आपको ज्यादा नहीं करवाएंगे, आप लोग डर जाओगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई चेन इसे रखा हुआ था, इसका 1/3 लेंथ झूल रहा था, फिसल के आएगा, जब तक वो टेबल को छोड़ेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। पहले ग्रेविटी कितने जोर से खींच रहा था, अरे ये 1/3 लेंथ है ना, पूरा का मास m है, तो ये 1/3 मास होगा mg/3। जब फिसल गया कितना जोर से खींच रहा था, पूरा का पूरा फोर्स आ रहा था, कितना mg। तो इनिशियली mg/3, फाइनली mg। तो व्हाट वाज द मीन फोर्स थ्रू आउट, दिस प्लस दिस बाय 2। कितना डिस्प्लेसमेंट खींचे, ये L/3 ऑलरेडी झूल रहा था, और ये पूरा लेंथ कितना है L है, क्योंकि 2L/3 L/3 ना, ये L था, तो कितना आया नीचे 2L/3। मीन फोर्स मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला, वर्क डन मिला। कुछ मिला कि नहीं मिला। फिगर में दिया है चेन रखा है, देखो आधा झूल रहा है, आधा टेबल के ऊपर है, मास चेन का m है। इफ द चेन इज पुल्ड ऑन टू द टेबल, फाइंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। समझ में आया, देखें कोशिश करो तो, फिर मैं बता दूंगा, पहले आप लोग ट्राई करो। पूछा है इसको खींच के ऊपर चलाने में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, ये समझ में आना चाहिए। हियर gravitational force is weight of hanging part। चलो, तो इनिशियली क्या फोर्स है, आधा पार्ट झूल रहा था, सो mg/2, बढ़िया। फाइनली जब खींच के इसको चढ़ा दिए, और क्या झूल रहा है, कुछ नहीं झूल रहा है, कुछ नहीं झूल रहा है, पूरा का पूरा चढ़ गया, 0। तो मीन फोर्स क्या हो गया, मीन फोर्स तो होता है हाफ F1 प्लस F2, हाफ mg/2 प्लस 0, और मीन फोर्स कितना बना mg/4
देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L/2 झूल रहा था भाई, उसको ही चढ़ाया। डिस्प्लेसमेंट इज L/2, वर्क डन mg/4 into L/2 is mg/8 हुआ। समझ में आया? बैकग्राउंड में क्या नॉलेज है? बैकग्राउंड में नॉलेज ये है कि द फोर्स इज लीनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए से हुआ, है ना। सो इट इज कमिंग आउट टू बी mg/8। समझ में आ गया? ठीक है। कोई एक तो कूं कूं कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पे कोई एक रोप है और रोप पे एक ब्लॉक लगा है और ये पहलवान यहां पे खड़ा है, पहलवान खड़ा है, हाथ और लंबा हो गया उसका अभी, तो हम कहेंगे नाम इसका कानून, हाथ इसके लंबे, तो ये अभी खींचेगा। गिवन दैट mass of rope is 2 kg per meter find work done against gravity in pulling the block नियर पुली के पास खींचने में क्या वर्क होगा? ब्लॉक को खींच के यहां तक लाना है, तो कितना वर्क होगा? क्या दिया था? ये दिया था लेंथ इसका 5 मीटर है, ये ब्लॉक का मास 4 kg है, पहलवान कानून पहलवान खींच रहे हैं, क्या वर्क होगा अगेंस्ट ग्रेविटी? ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, an empty bucket, or wait, an empty bucket with empty bucket has mass 4 kg when filled with water. Its total mass is 20 kg. A full bucket of water was pulled from a 10-meter deep well. Water leaks at a uniform rate so that upon reaching the top, the bucket is found to be half filled. Find work done against gravity. अब ये दो क्वेश्चन को करने वाला पहला वाला होगा सुपरमैन, दूसरे वाले होगा मैन ऑफ द मैच टुडे।